बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा सोहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी सियासी खबर से, और वो ये कि निगरान सेटअप और निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए अहम मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी है। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान और वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ के दरमियान जो है बड़ी अहम मुलाकात हुई है। कहा जा रहा है कि बाकायदा मुशावरत का आगाज़ जो है अब 10 मुहर्रम यानी आशूरा के बाद किया जाएगा। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा जिसमें इरफान सदीकी साहब सर फहरिस्त हैं, वो ये खबर दे रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है अगस्त के आखिर तक पाकिस्तान पहुंच जाएंगे और इंतखाबी मुहिम की क़यादत जो है वो करेंगे। इस पर भी होगी बात। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से लिया जा रहा है, ताजर बरादरी को भी एतमाद में लिया जा रहा है। और ताजर बरादरी का हमेशा ही एक टिल जो है हमने देखा है कि नून लीग की तरफ होता है और फिर से उन सिलसिलों का जो आगाज़ है वज़ीर-ए-आज़म के साहब की जानिब से शुरू कर दिया गया। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी हो गई है जी लंदन। और इसके अलावा बात हम करेंगे प्रोग्राम के हिस्से में, इस्लामाबाद में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का केस है। दिल दहलाने देने वाला ये केस है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सिविल जज की एहलिया की इसमें जमानत मंजूर हो गई है। हालांकि एक बार भी जो है वो शामिल तफ्तीश नहीं हुई हैं। बड़े दुख की और अफसोस की बात है। यहाँ पर क्या होता है, क्या इसका हाल भी पिछले जो इस तरह के इससे मिलते जुलते केसेस थे वैसा ही होने वाला है? इस पर भी करेंगे बात। फिर बात होगी जी रियासत मणिपुर में कशीदगी का आगाज़ हुआ 3 मई को हुआ था और यकीनन उसके पीछे जो वाक़या था ख़वातीन को बरहना करके घुमाने का, वो भी आपके इल्म में होगा। लेकिन भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब इतने बेहिस हैं कि एक मज़म्मती स्टेटमेंट जो है वो उनकी तरफ से नहीं दी गई। भारत भर में गुस्से का इजहार किया जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है इसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। बुखारी साहब आज तो हम मेरे ख्याल में जब भी आगाज़ करते हैं शो का तो एक ही सवाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, वो ये कहते हैं कौन होगा निगरान वज़ीर-ए-आज़म और कब होंगे इंतखाबात। तो आज भी जो है वो आगाज़ वहीं से हो रहा है, बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं। पहली बात तो ये है कि मुहर्रम का आशूरा जो है वो अपने यानी इख्तिताम की तरफ रवा दवा है। आज 8वीं मुहर्रम है और अल्लाह का शुक्र है कि पूरे पाकिस्तान में ये अमन व अमान के साथ ये आज़ादारी जो है वो जारी है और हम तवक्को करते हैं कि आशूरा भी बिल्कुल खैर खैरियत से गुजर जाएगा। इसलिए कि इसके लिए जो इंतज़ामात किए गए हैं, पंजाब है, दूसरे सूबे हैं पाकिस्तान भर में, और फ़ौज को तलब किए हुए, आपको पता है जहाँ हसास इलाके हैं, तो हम दुआगो भी हैं और इंशाल्लाह ये ठीक खैरियत से हो जाएगा। आ जाइए जनाब आपके सवाल की तरफ। मेरे ख्याल से किसी को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं, चाहे वो अपोजिशन है, चाहे वो हुकूमती इत्तेहाद है। सब अपने अपने पंजाबी में कहते हैं गवेड़ लगा रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा कीजिए अभी तक ये तय नहीं हो रहा है कि इलेक्शन की डेट क्या होगी। 8 अगस्त अनाउंस कर दी गई, इलेक्शन कमीशन ने भी इससे पहले अनाउंस की थी, लेकिन कोई कह रहा है नवंबर में होंगे, कोई कह रहा है अक्टूबर में हो जाएंगे, कुछ कह रहे हैं शायद मार्च तक चली जाएगी बात। आपको पता ना मौलाना फजल रहमान साहब से बिला वजह थोड़ी मिल रहा है। और कुछ ये भी कह रहे हैं बुखारी साहब, आपने कहा था कि साल भर भी लग सकता है। तो मैं आ रहा हूँ उसी को देखिए ना, चंद बातें आज की इस गुफ्तगू में आपको नजर आ जाएंगी ऐसी जिससे ये तय नहीं हो पा रहा कि अल्टीमेटली इलेक्शन होने कब जा रहे हैं। देखिए मुशावरत का आगाज़ हो गया जनाब, बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि वो मुशावरत कर रहे हैं। वो मौलाना फजल रहमान साहब से मिले हैं। मौलाना फजल रहमान साहब बड़े स्टेक होल्डर हैं इस हुकूमती इत्तेहाद में। आपको पता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को एक दूसरे के करीब लाने में भी मौलाना का बड़ा यानी कंट्रीब्यूशन है। इसलिए दोनों ही बड़ी पार्टियों की क़यादत जो है वो मौलाना से मुज़ाकरात करती रहती है। हाल ही में आपको पता है जरदारी साहब भी मिले थे। फिर उससे पहले अगर आप चले जाएं तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनके घर तशरीफ़ ले गए थे, अगर आपको याद हो। तो मौलाना साहब जो हैं वो चूँकि स्टेक होल्डर हैं, इसलिए उनसे बातचीत करना बहुत ज़रूरी होता है। और जो एक बात जो और मौलाना ने साबित की है वो ये कि अगर स्ट्रीट पावर के एतबार से आप देखें तो पीपल्स पार्टी और नून लीग से भी ज़्यादा उनके पास स्ट्रीट पावर है। आपने धरने के दौरान भी देख लिया था और अभी परसों जो जलसा उन्होंने कराची में किया है वहाँ भी जो वर्कर की तादाद थी वो आपके सामने है। तो उनके पास स्ट्रीट पावर भी है और ये कि उनका जो कदकाठ है सियासी तौर पे वो भी बड़ा है, इसलिए उनसे मुशावरत जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक मुशावरत का तस्करा आपने नहीं किया, मेरे ख्याल से जान के नहीं किया, वो है जो दुबई में हुई है, जो सेकंड राउंड की बात हम करते रहे हैं कि वहाँ पहली मुलाकात हुई, अब दूसरी मुलाकात भी हो गई है। उसमें इलेक्शन के बरवक्त करने के एतबार से तो दोनों पार्टियों की क़यादत एक पेज पर है। लेकिन निगरान सेटअप क्या होगा, निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, इसके ऊपर उनके बीच अभी इख्तलाफात मौजूद हैं। अब एक दरफुंदरी छोड़ी गई थी कि जनाब ये जो इसाक डार साहब हैं वो होंगे प्राइम मिनिस्टर इंटरिम। उसके ऊपर पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशन तो हमारे सबके सामने आ चुकी है। नून लीग ने कोटेस्टर लगाया था। मतलब है ये कहाँ से आते हैं गैब से, ये मज़ामी ख्याल में तो ये कहीं गैब से आते हैं। उस गैब का तज़किरा बाद में तफसील से कर लेंगे किसी वक्त। पीपल्स पार्टी ने तो बड़े रिएक्शन दिया है इसके ऊपर। जी,
तो इसलिए उस नाम के ऊपर हमने देखा कि शहरी रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले कुंडी साहब ने की, शहरी रहमान के साथ भी कुंडी साहब बैठे हुए थे, फिर हमने कायरा साहब की ज़बानी भी सुना, तो उसके ऊपर काफ़ी रिजर्वेशंस थी। लेकिन इस रिजर्वेशन की कुछ तफसील हमने कल बयान कर दी थी, कुछ थोड़ी सी अपने व्यूअर्स की याददाश्त के लिए आज हम कर देते हैं कि ये इसके पीछे जो है ना, वो कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी विजिबिलिटी नहीं होती लेकिन होती वो ज़रूर है। इसलिए कि अगर आप शराफिया के लिहाज से इस मंजरनामे को सम अप करना चाहें तो उनकी ख्वाहिश होगी कि इसहाक डार जैसा शख्स ही वज़ीर आज़म हो। इसलिए कि हम इस वक्त दो तरह के मसाइल का शिकार हैं। एक, हमारी इकॉनमी हमारे काबू में ही नहीं आके दे रही। आप देख लें, पिछली हुकूमत में भी बड़े बड़े बुलंद बांग दावे किए थे, उससे पहले जब उन्होंने इनहेरिट किया था वो उसको ही बरकरार नहीं रख के बाकी तो छोड़ दें। फिर जो प्लसेस पिछली गवर्नमेंट छोड़ के गई वो आज कहते हैं कि गायब है। लेकिन जो बहुत बड़ी अचीवमेंट इस हुकूमत की है वो ये है कि वो जो डिफ़ॉल्ट का खंजर हमारी गर्दनों के ऊपर लटक रहा था वो तो बहरहाल इस वक्त तो टल गया है, वो अब खंजर ऊपर हमारे गर्दन के ऊपर लटक नहीं रहा है। और कहते हैं कि ये भी एक रवायत है कि अगर वो एक दफ़ा हट जाए तो फिर काफ़ी देर के लिए हट जाता है। ऐसा नहीं है कि आज हटा है तो कल फिर आ जाएगा, क्योंकि मुआहदा हो गया है स्टाफ लेवल, और अगर उसकी शिकों के ऊपर पूरी तरह से हम अमल दरामद करते हैं तो वो मुआहदा जो है वो यकीनन इंटैक्ट रहेगा। 2 किस्तें तो बहरहाल हमें मिल ही जाएंगी। तीसरी किस्त जो है वो IMF ने कहा है कि हम नई हुकूमत को देंगे। अब नई हुकूमत कौन होने जा रही है? देखिए जी, पीपल्स पार्टी और नून लीग तो फील्ड में हैं। एक के पास अपना होम ग्राउंड है सिंध, दूसरे के पास अपना होम ग्राउंड है पंजाब। जहाँ तक KPK और बलूचिस्तान का ताल्लुक है वहाँ दोनों की पोजीशन ऑलमोस्ट एक सी है। सही। वहाँ पर बाप पार्टी इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, उसकी 2 हिस्से बन चुके हुए हैं। एक को लीड कर रहे हैं कमाल साहब, दूसरे को लीड कर रहे हैं बजिंजो साहब। तो बजिंजो साहब का टिल्ट जो है वो पहले पीपल्स पार्टी की तरफ था, और कमाल साहब जो है उनकी मुलाकातें भी चुके यानी नून लीग की क़यादत के साथ हो चुकी है, मरियम से वो मिल चुके हैं। इसलिए उनका टिल्ट जो है वो नून लीग की तरफ है। अगर इसको मद्देनजर रखा जाए तो फिर KPK रह जाता है बाकी, जहाँ सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसलिए कि वहाँ पर जो ब्रेक वे फैक्शन है PTI का, उसको लीड कर रहे हैं परवेज़ खटक साहब, और उनके साथ सिटिंग जो चीफ मिनिस्टर थे महमूद खान साहब वो भी मिल गए हैं। देखिए, इसमें कोई इबाम नहीं है, न दो राय हैं कि जो वोट बैंक है वहाँ पर वो परवेज़ खटक साहब की वजह से था, उसकी वजह से इंटैक्ट रहा, उसकी वजह से इंटैक्ट है। यानी अगर PTI का वोट बैंक वहाँ है तो दे ओ देयर लॉयल्टी एंड देयर एलिजियंस टू परवेज खटक। सही, यानी नई पार्टी जो इस वक्त परवेज खटक साहब ने बनाई है वो वहाँ पर अगर परवेज खटक साहब अपनी पार्टी के साथ वहाँ इलेक्शन लड़ते हैं तो उनका मुकाबला PTI से नहीं होगा, उनका मुकाबला होगा। अच्छा बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा, मैं वापस आपको उस तरफ लेके आऊँगी क्योंकि जो है वो अभी तो ये खैर काफ़ी दूर की बात हो जाएगी ना, कि अभी जो इलेक्शन के बाद हुकूमत आएगी वो किस तरह की आएगी। अभी तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म मामला जो है वो ही नहीं ख़त्म हो रहा, 3 नाम जो है वो पेश किए जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मरहला जो है वो इतना आसान नहीं होगा। देखिए, 2 नाम पेश किए जाएंगे, 2 टीयर्स के ऊपर बातचीत हो रही है। एक वो पार्टियाँ जो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं, और एक वो पार्टियां जो किसी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है लेकिन नेशनल असेंबली में मौजूद है। देखिए ना, वो लोग जिन्होंने इस्तीफे नहीं दिए थे वो PTI की सूरत में राजा रियाज की क़यादत में वहाँ बैठे हुए हैं। सही है। जो इसका आईनी तरीक़ाकार है कि कौन इंटरिम चीफ मिनिस्टर बनेगा और प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उसके एतबार से तो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के अंदर बैठ के मुज़ाकरात होने हैं, बातचीत होनी है, मुशावरत होनी है। 3 नाम वो देंगे, 3 नाम वो देंगे। उन तीनों नामों को वो दोनों जो हैं वो आपस में कंसल्ट करेंगे। किसी एक नाम पे अगर इत्तेफाक हो जाएगा तो ही और शी विल बी द नेक्स्ट इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर दोनों में बाहम इत्तेफाक नहीं होता है तो फिर दोज 3 नेम्स will be sent to election commission, and then the final verdict will be that of the election commission कि कौन चीफ मिनिस्टर होगा। अगर आपको याद हो तो हमारे यहाँ पंजाब में प्रोसीजर जो है वो फॉलो होगा, क्योंकि इनसिक्योरिटी होती है। पंजाब में यही हुआ था ना, इनसिक्योरिटी होती है जब आप मद्दे मुकाबिल आ जाते हैं ना। पहले इत्तेहादी थे और बातें थी, लेकिन इनसिक्योरिटी होती है। इसहाक डार साहब अगर बन जाते तो पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है। इलेक्शन उन्होंने भी जो है वो जीतने के लिए लड़ना है ना। करेक्ट, लेकिन मैं आपको एक अर्ज करूं, एक बात आप याद रखें कि इंटरिम सेटअप जो होता है वो किसी पार्टी को जवाबदेह नहीं होता। अब वो फिर छुपा हुआ नाम आएगा सामने, फिर उसके बारे में मुझे वजाहत देनी पड़ेगी। इंटरिम गवर्नमेंट को कोई और गाइड कर रहा होता है, कोई और चला रहा होता है। सही। और उन चलाने वालों की मर्जी के खिलाफ कोई शख्स कुछ नहीं कर सकता।
सही है, ये भी ठीक अपनी जगह। अब आज जरा दो चार बातें इससे और मुंसलिक हैं, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। एक तो ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया है कि अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो बाद में भी मैं चाहूँगा कि इसी PDM की तर्ज की हुकूमत जो है, यानी कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो हो। अच्छा, या तो उन्होंने ये बात इसलिए की है कि उनको पता है कि ये मैंडेट जो है ये स्प्लिट ये आएगा, इसी तरह से होने वाला कि है, किसी एक पार्टी को अक्सरियत मिलने नहीं जा रही है। या दूसरा ये कि उनका कंफर्ट जोन जो है वो यही है। एक इस तरह की कोलिशन इस हुकूमत वक्त के जिन साथ हालात में मुल्क है वो उसकी ज़्यादा वजह है। से, ठीक है। लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई दो तीन चीज़ें आपने और कही, मुझे अर्ज़ कर लेने दीजिए पूरी। वो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस लंदन चले गए। हाँ, उन्होंने यात्रा की UAE की, उन्होंने दो मरतबा उन्होंने यात्रा की सऊदी अरब की, वहाँ पर भी उनकी बातचीत हुई। और अचंभे की बात ये थी मेरे लिए कम से कम कि दोनों जगह उनको हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल मिला। इरफान सिद्दीकी साहब जो नून लीग के एक सरकर्दा लीडर हैं, उनका कहना ये है कि अगस्त के आखिर में नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। ठीक है। आपको याद होगा कि मैंने इसी प्रोग्राम में बैठे हुए डेट दी थी कि वो 14 अगस्त को वापस आएंगे। लेकिन मैंने साथ ही ये भी कहा था कि उनके वापस आने के साथ बहुत सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है। हाँ। मिसाल के तौर पर एक तो जब तक ये चीफ जस्टिस साहब का हतमी फैसला नहीं हो जाता, मुझे ये खदशात तब भी थे जब मैं तारीख दे रहा था कि वो शायद वापस नहीं आएंगे। ठीक है। इसलिए कि वो कोई ऐसी लीगल मूव करना नहीं चाहते जिसको कोई शख्स बैठा हुआ उलट दे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? इसलिए कि वो सजा याफ्ता मुजरिम है, उनको आके अपने उस केस का भी देखना है। जहाँ तक उनकी नाअहली का ताल्लुक है वो तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई है, इसके बारे में तो दो राय नहीं है। आगे आइए जनाब। तो ये कयास राई है फिर इरफान सिद्दीकी साहब ने जो की है कि अगस्त के आखिर तक आ जाएंगे। मेरा ख्याल है कि ये किसी न किसी बहाने से फिर इसको मुलतवी किया जाएगा। वो अल्टीमेटली 16 सितंबर के बाद ही आएंगे। ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, एक और खबर थी ख्वाजा आसिफ के हवाले से, काफ़ी बैकलैश आ रहा है उनके ऊपर। वो तो माफ़ी मांगने तक के लिए तैयार नहीं होते, हालांकि वो बड़ी अनगार्डेड किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं खास तौर पर खबर। मुझे इस बात में दो मेरी ऑब्जर्वेशन है। एक तो ये है कि खान साहब समेत उनकी पार्टी के दीगर लीडर जो ज़बान इस्तेमाल किया करते थे मरियम और नवाज शरीफ के बारे में, शहबाज शरीफ के बारे में, हमजा के बारे में, आपको भी तो याद होगी कि नहीं? नहीं, बिल्कुल याद है। मैं तो ये जानना चाह रही हूँ कि ख्वाजा ना आसिफ साहब को बदला लेने के लिए अब रखा है आगे। ना उन्होंने कभी रिग्रेट किया और ना ही उन्होंने ये रवायत डाली कि अगर आपकी ज़बान से कुछ निकल गया है ऐसा जो मॉरली ठीक नहीं है तो आप उसके ऊपर रिग्रेट कर लें। तो दूसरों ने भी वही रवैया अपना लिया है। तो मैं समझता हूँ ये भाई साहब देखें, मैं ये आपसे कहलवाना भी चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को जो है वो इंडोर्स करें कि ख्वाजा आसिफ साहब जो जितने सीजन पॉलिटिशियन हैं उनको उनकी तरफ से रिवायत सेट होनी चाहिए थी। ठीक है, PTI के हवाले से तो हम देखते हैं ना कि उसको निस्बतन नई पार्टी भी कहा जा सकता है। मुस्लिम लीग नून एक बड़ी पुरानी पार्टी है, बड़े सीजन पॉलिटिशियंस उसके अंदर मौजूद हैं। तो अगर वो ये रिवायत शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में कोई जायका नहीं है। दो गलत चीज़ें ठीक नहीं हो सकती ना। हाँ, नहीं वो ठीक तो नहीं हो सकती, लेकिन आपको ये कंपैरिजन ज़रूर करना पड़ेगा कि एक तरफ जो है वो क्या क्या करती रही है। आपको याद है ना कि फवाद चौधरी साहब मंजी पीढ़ी ठोकते थे किसकी, और मैं तो नहीं सुन लें आप आराम नहीं से, कर रही कोई चीज़ डिटाई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद खुद खान साहब की अपनी ज़बान जो है वो भी काबू में नहीं थी। इसी तरह उनकी पार्टी के दीगर लीडर, ये जो हमारी मोहतरमा है जो कल चिल्ला रही थी बहुत ज़्यादा, ज़रका सोहरवर्दी साहिबा, उन्होंने अपनी ज़बान से क्या क्या दरफुंतनियाँ छोड़ी हुई हैं वो उनको याद रहना चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनके हवाले दिए जा सकते हैं। आपको याद होगा इसी ख्वाजा आसिफ साहब ने एक वक्त में जो शेरी मज़ारी हैं उनको कहा था ट्रैक्टर ट्रॉली, याद है आपको? उसके ऊपर बहुत शोर मचा था। लेकिन असल बात यह है कि आप पार्लियामेंट के अंदर जो एक इलेक्टेड हाउस है बैठ के इस किस्म की गुफ्तगू से इज्तनाब करें तो बेहतर है। लेकिन ये वन साइडेड नहीं हो सकता कि एक के पास तो लाइसेंस है वो जो मर्जी कुछ कहे और दूसरा कहे तो उसके ऊपर माजरत भी करे। ये माजरत एक ऐसी स्पिरिट का नाम है जो यकतरफा नहीं है। सही है, लेकिन अगर आगाज एक तरफ से हो जाए, मतलब जो भी इनिशिएट करेगा वो अच्छे अच्छे पॉजिटिव जुमरे में हम उसको, हाँ मतलब अब आप मोरालिटी का तकाजा कर रही हैं उन लोगों से जिनके हाउस के अंदर मोरालिटी काफ़ी देर से गायब है। फिर मैं इसके तफसील में जाने का शायद वक्त नहीं है इस वक्त, तो इसको हम इस वक्त तकाजा तो मैं इस तरफ से कर रही हूँ कि आप कोई अच्छी रिवायत रखें, अवॉइड करते हैं। अच्छी रिवायात पढ़नी, नहीं आने वाले लोगों के लिए भी अच्छी रिवायात पढ़नी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इससे पहले कि आप मुझे जंप करा दें दूसरे सेगमेंट में और चले जाएं ब्रेक लेके, नहीं हो सकता ना। वो प्राइम मिनिस्टर साहब आज गवादर में थे। गवादर इज एन इम्पॉर्टेंट स्पॉट और CPAC के हवाले से अगर आप देखें तो वो गढ़ है उस पूरे प्रोजेक्ट का। वहाँ जो लोगों की डेप्रिवेशंस थी उसके हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के दौर में यहाँ ईरान से बिजली लाए जाने का मंसूबा था जिस पर 4 साल में एक कदम नहीं हुआ, 26 किलोमीटर की लाइन तक नहीं बिछाई गई।
उन्होंने कहा कि अब वहाँ करेंगे 300 मेगावाट का एक वहाँ बिजली का कारखाना लग रहा है। और चाइना का कॉर्पोरेशन में, चाइना की एक कंपनी थी, उसके CEO भी खड़े हुए थे। वो लगता ये है कि शायद थोड़ा सी सूरत हाल जो है गवादर के वासियों की बदलने जा रही है, इसलिए कि वहाँ न सिर्फ ये कि लैपटॉप दिए गए, जो स्टूडेंट वहाँ एलिजिबल हैं, 2.5 लाख के कर्ज़ों के चेक्स भी तकसीम किए हैं उन्होंने वहाँ। तो एकदम से फोकस में आ गया है गवादर के एक ऐसा शहर जिसके लोगों का ख्याल ये था, अगर आपको याद हो, जो वहाँ के लीडर हैं, जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है उनका, हिदायतुल्लाह, वो वहाँ के जो हुकूक हैं उसकी बात करते रहते हैं और बहुत मतलब है ढंग के आदमी हैं। और यकीनी तौर पर उन्होंने बहुत मेहनत की है लोगों को मुतवज्जा करने के लिए कि गवादर जो है वो सिर्फ एक सोने की कान पैसे कमा के मरकज़ में ले जाने के लिए नहीं है, बल्कि वहाँ के लोगों का भी उसमें उतना ही हिस्सा जो है वो होना चाहिए। तो गवादर में जो कुछ भी उन्होंने किया प्राइम मिनिस्टर ने, और अच्छी बात यह है कि वो अब जानते हैं कि उनकी हुकूमत ख़त्म होने वाली है। लेकिन ये कल वो गए हुए थे KPK में, आपको याद है, वहाँ भी उन्होंने ज़रा इस्माइल खान में बहुत से प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी। 8 प्रोजेक्ट वो थे, और खासतौर पर ताजरों के हवाले से भी कहा जा रहा है कि उनको भी एतमाद और में ताजरों के साथ उनका ताल्लुक जो है, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल ठीक है कि नून लीग की कुर्बत रही है ताजिर बिरादरी के साथ, पंजाब में भी और कराची में भी। कराची गढ़ है, कराची बीइंग द हब ऑफ बिजनेस कम्युनिटी। तो हम तवक्को करते हैं कि उनके साथ भी उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर होगी। सो ऑल सेड एंड डन, प्राइम मिनिस्टर इज एक्टिव, ही इज रनिंग अराउंड, रोमिंग अराउंड एवरीवेयर। हम तवक्को करते हैं कि इलेक्शन वक्त पर हो, इंटरिम सेटअप के ऊपर कंसेंसस हो जाए, तभी इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बनेगी। अगर एक ऐसा शख्स उसको कंडक्ट करवाए, यानी जो उसका जिम्मेदार हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सबको इत्तेफाक, बिल्कुल इत्तेफाक हो, नहीं तो फिर वही सिलसिला शुरू हो जाएगा कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात और जो है धांधली हुई है। यही शोर जो है हम हर इलेक्शन के बाद सुनते हैं। अल्लाह करे कि कोई एक ऐसा शख्स हो जिसकी निगरानी में अगर इलेक्शन हो तो फिर किसी को कोई मसला या एतराज़ ना, और क्रेडिबिलिटी जो है वो रहे इलेक्शन की। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो कि दिल दहला देने वाली कहानी है, और यकीनन ऐसी कहानियाँ जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द ही होती हैं, और इनमें फिर आपको मुख्तलिफ़ पहलू जो हैं वो मिलते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा पहलू जो है वो गैर इंसानी सलूक का और इंसानियत की तज़लील का, और यकीनन जो है एक बेहिसी का एक पहलू जो है वो भी सामने आता है। इस्लामाबाद में घरेलू मुलाज़ा पर तशद्दुद का केस है, और यकीनन कौन जो है वो इसके हवाले से वाकिफ़ नहीं है। डिटेल्स इसकी इतनी दिल खराश किस्म की डिटेल्स हैं कि यकीनन सब लोग जो हैं उस वाक़े से जो हैं इल्म में तो है उनके, लेकिन अब मज़ीद जो इस केस में हो रहा है वो और ज़्यादा तकलीफ देह है। आज की जो डेवलपमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि सिविल जज की एहलिया की इसमें ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई है। बुखारी साहब, आप क्या कहेंगे, आपके क्या ख्यालात हैं इस केस के हवाले से? क्योंकि मेरा दिल तो जेन्युइनली बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है। एक छोटी सी बच्ची जिस्म पर 15 ज़ख्मों के निशानात, बाजू टूटी हुई है, कीड़े पड़े हुए हैं, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से इस चीज़ को डील किया जा रहा है, और वहाँ पर वही एक ताकत का तनासुब जो है वो इतना ज़्यादा ऊपर नीचे है कि हम उसको अब असरअंदाज होते हुए देख रहे हैं केस के ऊपर। आज सिविल जज की एहलिया की ज़मानत भी मंजूर हो गई। पहली बात तो यह है कि ये यकीनी तौर पर बहुत यानी दिलखराश किस्म का सानेहा है। इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात करेंगे, लेकिन वो आपको याद होगा पहले कुछ लोग प्रोग्राम किया करते थे, जाते जाते एक पहेली छोड़ जाते थे और अपने नाजरीन से कहते थे कि आप इसका जवाब अगले प्रोग्राम में हमें दीजिएगा। ये हमारे जो पैनल प्रोड्यूसर है इमरान नसीम साहब, ये भी बड़े कमाल के आदमी हैं। इनका शेरी ज़ौक़ जो है वो बहुत अच्छा है, और ऐसा शेर कभी कभी तलाश करके ले आते हैं कि बजाय सवाए उसको सुनाए आपके पास कोई चारा नहीं होता। आज भी उन्होंने ये हरकत की है। शेर मैं नाज़रीन के तफन्नुन तबा के लिए पेश कर देता हूँ, और मैं चाहूँगा ये कि आप इसको इंटरप्रेट कर लीजिएगा खुद ही। हम कुछ नहीं बताएंगे आपसे कि ये शेर हमने क्यों सिलेक्ट किया है और इसकी कनोटेशंस क्या हैं। अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। वाह वाह, अब आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। हमने बात नहीं की पिछले कई प्रोग्रामों से सैलाब के हवाले से। सैलाब की सूरत हाल भी बहुत खौफनाक है और बहुत जानों का नुकसान हो चुका है। हर साल हम एक सी कैफियत से दो चार होते हैं, और कभी भी उसका पहले वक्त से पहले एहतमाम नहीं करते कि उससे कैसे बचा जा सकता है। ये भी हम सवाल छोड़ देते हैं अपनी
जो हुकूमत है उसके लिए, आज की भी आने वाली हुकूमत के लिए भी, कि खुदारा जहाँ कुदरत की तबाही के इम्कानात हों वहाँ उससे बचत की कोई सूरत निकाल लिया करें। सैलाब के हवाले से, सैलाब के हवाले से भी एक शेर सुनाए बगैर मैं नहीं रह सकता कि हाथ से किसने सागर पटका मौसम की बेकैफी पर, इतना बरसा टूट के बादल डूब चला मैखाना भी। जी आ जाइए। बुखारी साहब, इस तरह के मुआशरे में कुदरती आफात तो आएंगी ना जहाँ पर जुल्म होंगे, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। मैं उसी कहानी का हवाला दे रही हूँ जहाँ से मैंने आगाज़ किया था कि एक दिल दहला देने वाला एक केस है हमारे सामने, और उसमें इंसाफ के तकाजे जो है वो क्या पूरे होने हैं। हम देख रहे हैं कि एक दफ़ा भी मुल्ज़िमा जो है वो ख़ुद शामिल तफ्तीश तक नहीं हुई, लेकिन उनकी अहलिया को जो है वो ज़मानत मंजूर हो गई। पहली बात तो यह है कि बहुत सारे सानेहात हमारे मुआशरे में ऐसे होते हैं जिनको हम या तो बिल्कुल ही आम सा मौजू समझ के उसके ऊपर उतना ही मोहतात रिएक्शन देते हैं, और या फिर हम बिल्कुल टोटली हार्टलेस हो जाते हैं कि किसी के ऊपर जुल्म की नौयत क्या है उसके ऊपर हम अपना वक्त ज़ाया करने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। देखिए, ये जो मामला आपके सामने है ये इतना सिंपल नहीं है बिल्कुल। इन घरों में मुलाजिम रखना जो है ये अब एक आम सी बात लगती है, लेकिन ये आम सी बात नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े माफियाज हैं। आपको हैरत होगी, कुछ ऐसे लोग हैं जो माएँ और बाप अपने बच्चों को फ़रोख्त करते हैं। ये ज़रा गौर से सुन लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। और उसके बाद वो बच्चा जब किसी के घर में आ जाता है और वहाँ मुलाजिम रख लिया जाता है तो उसका वाली वारिस कोई नहीं है, क्योंकि माँ बाप भी उससे मिलने के लिए नहीं आते। ये मुआहदे की शर्त होती है। मुद्दत के लिए बेचा जाता है, 2 साल 3 साल 5 साल 4 साल के लिए। तो ये जो दिल दहला देने वाला वाक़या है, ये इसके पीछे इतना खौफनाक यानी माफिया है जो मेरे ख्याल से जिस पर हाथ डालने की ज़रूरत है। लोगों को बच्चे बेचने की इजाज़त दुनिया के किसी मुआशरे में नहीं है। आप पैदा ना करें अगर उनको पाल नहीं सकते, और अगर पाल रहे हैं तो उनको फिर हसूल सरमाया के लिए इस्तेमाल ना करें। ये बहुत बड़ी खौफनाक, आपको मालूम है चाइल्ड लेबर बजाते खुद एक जुर्म है, लेकिन बच्चे फ़रोख्त करना उससे भी खौफनाक जुर्म है। मुझे हैरत यह है कि सानहा एक ऐसे शख्स के घर में हुआ है जो इंसाफ का यानी मुहाफ़िज़ है, जिसको इंसानी जानों की, इंसानी सेहत की गारंटी देनी है एज ए जज, उसको लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। उसके अपनी छत के नीचे जो उस बच्ची के साथ जुल्म हुआ है, आपने बयान तो कर दिया है कि उसके सर में जो चोटें हैं, आप अंदाज़ा कीजिए उस रुथलेस औरत का जिसने उस बच्ची के सर को निशाना बना के न सिर्फ ये कि उसको ज़ख्मी किया बल्कि उसकी कोई मरहम पट्टी नहीं की, उसको किसी हॉस्पिटल लेके नहीं गई, हत्ता कि उसके उन ज़ख्मों में कीड़े पड़ गए हैं। अल्लाह मुझे माफ़ करे, हम औलाद वाले लोग हैं, इसका तसव्वुर करके जो है वो भी बहुत, उस बच्ची के तो गुड़ियों के साथ खेलने की उम्र थी, उसके साथ इस किस्म का तशद्दुद जो है, ये और खौफनाक बात है कि वो कानून से बचने के लिए अब दोनों रूपोश हो गए हैं। यानी जज साहब भी जो कि एक ज़िम्मेदार शहरी तो हैं या नहीं है, लेकिन एक ज़िम्मेदार ओहदे पर हैं, वो एक और जुर्म में यानी तीसरे जुर्म में का मुर्तकिब हो रहे हैं कि अपने समेत बीवी के साथ वो गायब हो गए हैं। अब देखना ये है कि क्या हमारा कानून जो है उस जज की गर्दन को दबोचेगा या नहीं दबोचेगा। माजी के बेपनाह किस्सों का मैं तस्करा कर सकता हूँ, आपने भी हवाला दिया है। ये अक्सर ब्यूरोक्रेट्स के घरों में होता है, ये अक्सर मालदार लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं मुलाजिम रखना उनके घरों में होता है। ये आम आदमी के घर का किस्सा नहीं है, ये दौलतमंद और ऐसे मुलाजिम खरीदने और रखने की सकत रखने वाले लोग जो हैं वही इस किस्म के कभी फेल का मुजरम होते हैं। अब इसको रोकने के लिए देखिए इंसानी हकूक़ की बेपनाह तंजीमें हैं, चाइल्ड लेबर के खिलाफ कानून भी है, इंटरनेशनल एनजीओज भी काम कर रही हैं, यूनाइटेड नेशन का चार्टर मौजूद है। लेकिन बुखारी साहब, आपको नहीं लगता कि हमारे अपने कानून में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इवेंचुअली हम देखते हैं कि फिर इन्हीं लोगों को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करती हैं। दियत के कानून का जिस तरीके से फ़ायदा उठाया जाता है या नाजायज़ इस्तेमाल होता है, उसके रेफरेंस के लिए एक तैयबा केस भी आपको याद होगा कि वो भी एक मुलाजमा का केस था, और उसमें फिर इवेंचुअली होता है कि जो है वो माफ़ी तलाफ़ी के ऊपर जो है देखिए यही गरीब बंदा और क्या करेगा। सबसे खौफनाक पहलू भी इसका यही है कि इंसान इतना बड़ा जुर्म करे और फिर उसमें कानून की गिरफ्त से बच जाए। ये असल इशू ही ये है, क्योंकि कवानीन तो मौजूद हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का मसला है।
देखिए इंटरनेशनल NGOs बेपनाह हैं, यहाँ काम कर रही हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं उनको एक्सपोज भी करती हैं, लेकिन पकड़ नहीं है। ऐसे जितने भी केसेस आपने सुने होंगे वो बाद में या हशप कर दिए जाते हैं या मामूली नौयत की सज़ाओं और जुर्माने के बाद उन मामलों को गायब कर दिया जाता है। यही सबसे बड़ा जुर्म है हुकूमत वक्त का भी, हमारे कानून साज इदारों का भी, हमारी यानी जो इंसाफ करने वाले अदारे हैं उनका भी। बुखारी साहब, आपको लगता है कि हमारे कानून में इस हवाले से हुक्म मौजूद है, एक बच्चा जिसको उसके वालिदैन ने बेच दिया, उसके बाद वो तशद्दुद का शिकार होता है और उसके बाद वही वालिदैन जो हैं वो मज़ीद पैसे लेकर मुल्ज़िमान से उसके कत्ल तक की माफ़ी दे देते हैं, तो उसका बाली वारिस किस रियासत को तो बनना चाहिए। तो ये हुक्म मौजूद है हमारे कानून में? जी, ये हुक्म भी मौजूद है और ये बहुत तकलीफ़ दे अमर भी है और हकीकत है ये कि स्टेट जो है वो किसी भी शहरी की ज़िंदगी की ज़ामन है। ये उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ इट्स सिटीजन्स। लेकिन यहाँ मैंने आपसे कहा ना कि कानून मौजूद हों मगर इम्प्लीमेंट ना हो, तो कानून अगर है ही नहीं तो इम्प्लीमेंटेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जो कानून मौजूद हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी अगर लहतुलाल से काम लिया जाएगा तो मेरे ख्याल से ये बजाते खुद एक जुर्म है। जो लोग इस किस्म के वाक़यात को सुन के ज़िम्मेदार लोग जो ज़िम्मेदार पोजीशन में बैठे हुए हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो MNAs हैं, MPs हैं, जिनके इलाकों में ये वाक़यात होते हैं, उनका खामोश रहना जो है वो बजाते खुद एक बहुत बड़ा जुर्म है। हम इस प्रोग्राम की वसातत से मुतालबा करते हैं जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, हमारे जितने भी आइनी अदारे हैं उनसे भी, कि बच्चों के ख़िलाफ़ ये जुर्म जो जिसका हम तज़किरा कर रहे हैं, इस नौयत के जो जराइम हैं उनमें ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। जब तक ज़ीरो टॉलरेंस पर आप नहीं जाएंगे ये जराइम होते रहेंगे और इन जराइम से सोसाइटी ब्लीड कर रही है। हमारी इस किस्म की बेपनाह बाहर हमारे इमेज को तबाह करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज़ छुपती नहीं है। आप देख लीजिए यही इस एक वाक़े में कितना ये बढ़ा चढ़ा के, यकीनी तौर पे ये बहुत खौफनाक काम है, खौफनाक वाक़या है, लेकिन इसकी जितनी तशहीर हो रही है उससे पाकिस्तान का इमेज जो है वो डैमेज हो रहा है। तो ये मेरा भी मसला है, आपका भी मसला है और हुकूमत का भी मसला है कि इसके ऊपर खुदा के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार करें, क्योंकि अगर कानून के मुहाफ़िज़ भी ये जुर्म करने लग जाएंगे तो मुझे बताएं ये मुआशरा जो है गर्क नहीं होगा तो इंसाफ लेने के लिए फिर कहाँ जाएंगे, किससे जो है वो इंसाफ की इस्तदा करेंगे या फिर जो है वो पुकार करेंगे। अगर इस तरह के लोग इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे और फिर वो बच कर भी निकल जाएंगे। मेरे ख्याल में इस केस को जो है वो टेस्ट केस बनाना चाहिए और इसमें इंश्योर करना चाहिए हुकूमत को कि सज़ा जो है वो मुजरिमान को हो। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे रियासत मणिपुर में पेश आने वाले वाक़े के हवाले से। यकीनन उसके ऊपर इतनी बात हुई है, लोग इससे वाकिफ़ हैं, बहुत शदीद एहतजाज भी हो रहे हैं, मज़म्मत भी की जा रही है, लेकिन कितनी अजीब व गरीब बात है कि जिस मुल्क में ये वाक़या पेश आता है वहाँ पर जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब हैं और ये एक ऐसा मुल्क है जो ख़ुद को सबसे बड़ी जमहूरियत जो है वो मानता है, इंसानी हकूक़ के हवाले से भी वो अलमबरदार समझते हैं ख़ुद को, लेकिन उनकी तरफ से कोई एक बयान भी जारी नहीं किया गया। हालाँकि इतनी संगीन नौयत का वाक़या कि दो ख़वातीन को बरहना करके घुमाने की वीडियोज़ जो हैं वो वायरल हो जाती हैं, सामने आ जाती हैं और उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म का एक बयान ना देना बड़ी वैसे अजीब व गरीब किस्म की बात है। बुखारी साहब, आपको क्या लगता है, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बेहिसी कहिए इसको या फिर माइनॉरिटीज़ के साथ तो उनका वैसे ही जो है वो एक इख्तलाफ या फिर उनकी तरफ जो उनका रवैया हमेशा से हमने इस तरह का देखा है, आपको लगता है कि इतनी ज़िम्मेदार पोजीशन के ऊपर बैठे इस शख्स को कम से कम उसकी मजम्मत करनी चाहिए थी, उसके हवाले से इक़दाम करने चाहिए थे ताकि कम से कम ये जो जिस कम्युनिटी के साथ ये वाक़या पेश आया है वो अपने आप को कुछ महफूज तसव्वुर करते कि हाँ हम जिस मुल्क में रह रहे हैं कोई वाली वारिस है वहाँ पर हमारा। देखिए, इस हवाले से इसके कई पहलू हैं जिसका जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। एक पहलू तो ये है कि इसको फेक न्यूज़ का जवाज़ बना के मोदी की हुकूमत ने मामले को हशप करने की पूरी कोशिश की। जिस लड़की की बरहना लाश मिली उसको कहा कि ये वाक़या तो बहुत पुराना है और एक बाकायदा जिसको कैंपेन कहते हैं वो उन्होंने चलाने की कोशिश की कि ये जो नॉन इवेंट है ये तो वाक़यात हुए नहीं हैं। लेकिन जब उनके ऊपर प्रेशर बढ़ा, मोदी साहब जो है उन्होंने चुप साधे रखी, बड़ी क्रिमिनल जिसको साइलेंस कहते हैं
वो, लेकिन मिलाकर उन्हें उस वक्त बोलना पड़ा जब देखा कि सूरत हाल जो है अब हाथ से निकलती जा रही है। उसका पहला पहलू ये है कि जो हुकूमत है मरकज़ में, उसमें जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी को 542 के ऐवान में 301 की बरतरी हासिल है। लिहाजा उनके खिलाफ 26 पार्टियों ने यकजा होकर एक आवाज़ से अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि उनको इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि वो अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। लेकिन जिन्होंने वो अदम एतमाद जमा कराई है, उनका कहना यह है कि हम इस ज़रिए से पूरी दुनिया की तवज्जो इस तरफ मरकूज़ कराना चाहते थे कि कितना बड़ा सानहा हो गया है जिसके ऊपर हुकूमत जो है वो क्रिमिनल खामोशी इख्तियार किए हुए है। आप तसव्वुर कीजिए 130 अफराद मारे गए हैं, 60,000 से ज़ायद लोग बेघर हो गए हैं। मोदी साहब 2 हफ्ते तक इसके ऊपर चुप साधे रहे, लेकिन जब बोले हैं तो छप्पर पाड़ के बोले हैं। कहा यह कि जी इन वाक़यात ने भारत को शर्मिंदा करा दिया है, बट व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन्स? नथिंग। तो अब देखना यह है कि जो अदम एतमाद की तारीख जब पेश हो जाती है तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब को पहले वजाहती बयान देना पड़ता है। अब वो वजाहती बयान के अंदर वो क्या फरमाएंगे वो जो है वो तो हम बाद में देखेंगे। देखिए होता मुनासिब समझेंगे कि नहीं। मैं अर्ज करूं आपसे कि जहां जहां सियासतदान हिजान बर्पा करेंगे वहां वहां तबाही होगी। ये एक बुनियादी उसूल है। जो अवाम यानी उनके कारकुन हैं वो फिर तशद्दुद को अपना हक समझने लगते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब उनको हुकूमती सरपरस्ती हासिल होगी, जब उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा, तो वो तशद्दुद के वो तमाम रेड लाइंस क्रॉस कर जाएंगे जिसका एक इंसानी मुआशरे में तसव्वुर भी मुमकिन नहीं है। देखिए वहाँ की तशद्दुद का हवाला देने के लिए एक ही वाक़या बहुत काफ़ी है कि गांधी जी जो थे वो तो अहिंसा के पैरोकार थे, जिसका मतलब है अदम तशद्दुद, लेकिन उनको एक हिंदू तशद्दुद पसंद ने कत्ल कर दिया। आप देखिए और आज जो कुछ वहाँ हो रहा है, क्या गांधी जी की रूह तड़प नहीं रही होगी? आप मुझे खुद ही ज़रा तसव्वुर करके बताइए। अब आप देखिए उस सोसाइटी में क्या नहीं हो रहा, अक़लियतों के साथ क्या रवैया है मोदी गवर्नमेंट का और बीजेपी गवर्नमेंट का और आरएसएस के गुंडों का, ये किससे छुपा हुआ है? ना वहाँ सिख महफूज है, ना वहाँ मुसलमान महफूज है, ना वहाँ ईसाई महफूज है, ना वहाँ दलित महफूज है। कश्मीरियों का तो आप तज़किरा ही छोड़ दिए, और ये जो पिछले 7 दहाइयों से रियासती जबर का शिकार है। ये सब कुछ वहाँ हो रहा है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि पूरी दुनिया के जो मामे हैं बहुत बड़े इंसानी हकूक़ के, चाहे वो सुपर पावर्स हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हैं, चाहे वो कोई भी आलमी अदारा है, वो किस तरह से खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं। मुझे इसके ऊपर भी बहुत अफसोस है। मेरा दिल तो चाहता है कि इनसे गिरेबान पकड़ के पूछा जाए कि जनाब आपने ये खामोशी क्यों इख्तियार कर रखी है? किस वाक़े की आपको तस्दीक चाहिए? किस वाक़े के आपको सबूत चाहिए? चर्चों को वहाँ जलाया गया है, मुसलमानों को बेघर करके उनकी मस्जिदों को वहाँ मिसमार करके शहीद किया गया है। सिखों के टेंपल के ऊपर आपको याद है कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ था गोल्डन टेंपल के खिलाफ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये सब कुछ वहाँ हो रहा है और किसी तरफ से आपको आवाज़ उठती हुई दिखाई नहीं देगी। किस तरह उठेगी? मेरे ख्याल में अगर जिस शख्स को गुजरात का कसाई कहा जाता है, अगर वो आपका प्राइम मिनिस्टर होगा तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? कि देखिए ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि बुचर ऑफ गुजरात के हवाले से, लेकिन मैं ना जो इंटरनेशनल मुनाफकत और मुनाफरत है और जो इंटरनेशनल डुअलिटी है और डबल स्टैंडर्ड्स हैं, उसका एक हवाला आपको देना चाहता हूँ कि यही मोदी साहब 10 साल तक इनको अमेरिका का वीज़ा जो है डिनाई कर दिया गया था और इनके अमेरिका ट्रैवल करने पर बैन था, इसलिए कि इनको दहशतगर्द करार दिया हुआ था। वही मोदी साहब आज उनकी आंख के बाल हैं। आपको याद है कि जो भारत की अमेरिका के साथ कुर्बत हुई थी वो हुई थी ट्रंप के हवाले से, यानी ट्रंप के बरसरे इक़्तिदार होने के बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस उनको तब मिली थी। जी हाँ जी। और आप मुझे बताइए कि क्या ट्रंप का तारफ़ कराने की भी कोई ज़रूरत है? आपने देखा कैपिटल हिल के ऊपर उनके जो पैरोकार्स हैं वो भी उसी तरह से पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर बिलीव करते हैं। तो हैविंग सेड दिस, अब आप देखिए कि हमारी हुकूमत को चाहिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च किया जाए, कश्मीरियों की कॉज को लेके भी आगे बढ़ा जाए और अक़लियतों के साथ हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है
जिस तरह का रवैया जो है वो रवा रखा जा रहा है, जिस तरह उनको टॉर्चर का सब्जेक्ट किया जा रहा है, इसके ऊपर दुनिया के जितने बड़े कैपिटल हैं वहाँ कैंपेनिंग करने की ज़रूरत है। वहाँ जाके जो देखें इमेजेस अब कहीं के नहीं छुपते हैं। जो वायलेंस इंडिया में हो रही है इसके इमेजेस मौजूद हैं, जो कश्मीरियों के ऊपर जुल्म होते हैं उसके इमेजेस मौजूद हैं। हमें डॉसियर्स बना के इन बड़े मुल्कों के कैपिटल्स के अंदर उनके फॉरेन ऑफिसेस को देने चाहिए, ताकि हिंदुस्तान में होने वाला जुल्म, चाहे वो मुसलमानों पर है, चाहे वो दलितों पर है, चाहे वो अक़लियतों पर है, वो उसका कोई मदावा हो सके। ये मुतालबा भी हम आज अपने इस प्रोग्राम की वसातत से अपने फ़ॉरेन ऑफिस से ये कहते हैं कि वो इन तमाम वाक़यात के ऊपर आवाज़ बुलंद करें, एक्सपोज़ करें हिंदुस्तान को, जिस तरह वहाँ हुकूमत जो है वो जबर तशद्दुद और रियासती जबर की मुजरम है, उनको एक्सपोज करना मेरे ख्याल से वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है और इसके ऊपर मज़ीद तख़ीर नहीं होनी चाहिए। तो बुखारी साहब, ये जो अदम एतमाद की तहरीक इस वक्त हम देख रहे हैं कि सामना किया, अपोजिशन ने तो ये कहा है कि वजाहती बयान जो है वो देना पड़ेगा आपको लगता है कि इसकी भी जहमत जो है वो की जाएगी, जिसमें हाँ, मेरे ख्याल से एक ढंग का बयान नहीं दिया, इसके बगैर जो है उस अदम एतमाद की तारीख से निपटना मुश्किल है। ये एक रिक्वायरमेंट है, ये एक पार्लियामेंटेरियन प्रैक्टिस है वहाँ हिंदुस्तान में और उसको पूरा तो करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जिस तरह मैंने कहा कि वो थोड़ा सा उनका कुछ थोड़ा सा ज़मीर तो खैर उनके पास है ही नहीं, तो जागेगा कहाँ से। थोड़ा सा उन्होंने कुछ बयान एक छोटा सा दिया है, लेकिन पार्लियामेंट के सामने वो जवाबदेह होना पड़ेगा उनको। अब देखते हैं ये कि वो इन वाक़यात को अंडर एस्टिमेट करने के लिए, हशप करने के लिए क्या रवैया इख्तियार करते हैं। लेकिन जो कुछ मणिपुर में हो रहा है वो पूरी दुनिया की आंखों के सामने है, कोई पर्दा नहीं है। मेरे ख्याल से इसको देख के जो भी साहिब इक़्तिदार कह लीजिए या साहिब हैसियत अफराद हैं, चाहे वो अदारे हैं चाहे वो मुल्क हैं, उनको चाहिए कि वो आवाज़ बुलंद करें, वरना हिंदुस्तान में इंसानियत के साथ ये इंसानियत सोज मज़ालिम का सिलसिला जारी रहेगा। सही। और बिल्कुल कहा यह भी जा रहा है कि ख़ुद को सबसे बड़ी मानने वाला जो भारत है, वहाँ पर मोदी साहब ने उनके सेकुलरिज्म का ये हाल कर दिया कि अब वहाँ पर जो है वो एक और नारा जो है वो लगने लगा है, और वो ये कि रियासत या फिर धर्म, मतलब डिवीज़न इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो जो अक़लियतें हैं या दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं सिर्फ वहीं तक नहीं रही, बल्कि अब इसके अंदर भी एक जो डिवीज़न है कि रियासत या फिर धर्म। तो ये जो हालात इस वक्त पैदा हो गए हैं ये बिल्कुल हम देख सकते हैं, और यकीनन इनके ऊपर उनको भी गौर करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हुई अगले हफ्ते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।